नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर आते हैं आज के रिएक्शन पर। रिएक्शन का नाम है जिंक अभिक्रिया, जिंक रिएक्शन। हम सभी जानते हैं कि जिंक का जो सांकेतिक फॉर्म होता है सर वो होता है Zn, बिल्कुल सही है हम। और आप एक और चीज जानते होंगे कि Zn के ऊपर चार्ज होता है 2+। आप जिंक के ऊपर चार्ज या +2 बोल सकते हैं या जिंक के ऊपर चार्ज आप 2+ बोल सकते हैं, दोनों बात एक होता है। अच्छा यहाँ एक और चीज है, कुछ लोग यहाँ से एक सवाल भी पूछते होंगे कि Zn के ऊपर चार्ज +2 कैसे हो जाता है। तो देखिए सर, डी ब्लॉक का अगर आप आवेश को निकालना चाहते हैं, चार्ज को निकालना चाहते हैं, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से, वैसा हम एक टॉपिक लाएंगे, ऐसा एक हम वीडियो लाएंगे जिसके मदद से हम आपको ये समझा देंगे कि किसके ऊपर कैसे हम चार्ज को निकालते हैं। अगर जिंक के ऊपर +2 चार्ज है तो ये +2 चार्ज कैसे आया है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आते हैं आज के रिएक्शन पर जिसके लिए अभी हम यहाँ आए हुए हैं। सर जिंक का रिएक्शन कहता है कि शुरुआती में आपके पास होना चाहिए एल्काइल डाइहैलाइड। जैसा लाइन को बढ़िया से पढ़ेंगे, एल्काइल डाइहैलाइड, डाई मीन्स 2। अच्छा आप जब नोमेनक्लेचर करते हैं वहां पर भी हम लोग इस बारे में चर्चा किए हुए थे कि जब 2 रहे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक अगर 2 रहे तो उसके IUPAC नाम में उसका नाम डाई बोला जाता है। अगर 3 रहे तो उसके IUPAC नाम में उसका नाम ट्राई बोला जाता है। अगर 4 रहे तो उसके लिए टेट्रा बोला जाता है, 5 रहे तो पेंटा बोला जाता है, और 6 रहे तो हेक्सा बोला जाता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर यहाँ लिखा है एल्काइल डाइहैलाइड तो डाई का मतलब होता है 2 और हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन। अब हेलोजन में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, F, Cl, Br और I। तो यहाँ क्लियर कहता है कि एल्काइल डाइहैलाइड आप रखिए, मीन्स डाइहैलाइड का मतलब होता है कि हेलोजन की संख्या 2 होनी चाहिए उसी एल्काइल समूह में। दोबारा समझेंगे, उसी एल्काइल समूह में हेलोजन की संख्या 2 होनी चाहिए। एक ही एल्काइल समूह में अगर हेलोजन की संख्या 2 है, इसका मतलब वह हमेशा एल्काइल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाएगा। तो जिंक रिएक्शन में एल्काइल डाइहैलाइड का प्रतिक्रिया आप जिंक के साथ कराएंगे, और जब आप जिंक के साथ रिएक्शन कराते समय उसको आप हिट करोगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम होगा एल्किन, जो आपको प्रतिफल मिलेगा उसका नाम होगा एल्किन। अच्छा आप जरा सा एक चीज को याद करें, एल्किन का क्रियाशील मूलक होता है डबल बॉन्ड। बेसिकली एल्किन को आप पहचानते भी हैं डबल बॉन्ड के मदद से। अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम जानते हैं कि वो कंपाउंड हमेशा एल्किन के नाम से जाना जाएगा। जब आप एल्काइल डाइहैलाइड की प्रतिक्रिया जिंक से कराओगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम एल्किन होगा। यहां से जिस चीज का विस्थापन होगा सर उसका नाम होगा जिंक हैलाइड, जिंक हैलाइड। और जिंक हैलाइड का फार्मूला होता है ZnX2। दोबारा बोलेंगे, जिंक हैलाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है ZnX2। सेम चीज जो यहां पर अगला है, एक ये चूंकि ये आपका पहला रिएक्शन था और इसी का अगर आप पार्ट बी बोलेंगे, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऊपर वाला अलग हिस्सा है और नीचे वाला अलग हिस्सा है। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ए मान लेते हैं और दूसरा बी मान लेते हैं। तो जो बी नंबर कहता है सर वो कहता है एल्काइल टेट्राहैलाइड लीजिए। अब दिमाग लगाइए, ऊपर वाले जैसा एल्काइल डाइहैलाइड का मतलब क्या हुआ था कि 2 हेलोजन रहे, लेकिन अगर एल्काइल टेट्राहैलाइड का मतलब ये होता है कि जी एक ही समूह में, एक ही एल्काइल समूह में 4 हैलाइड रहे। तो एल्काइल टेट्राहैलाइड का प्रतिक्रिया आप 2Zn के साथ कराएंगे, मतलब जिंक की संख्या यहां पर 2 होनी चाहिए। जब आप जिंक 2 के साथ इसको हिट करेंगे तब जो आपको प्रतिफल मिलेगा सर उस प्रतिफल का नाम होगा एल्काइन। अब एल्काइन है क्या? बेसिकली एल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा एक चीज आप याद करिए, एल्काइन का ना सबसे फेमस एक कंपाउंड हुआ करता था जिसका नाम था एसिटिलीन। आपको याद होगा, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एल्काइन बना दे, इसमें कंपाउंड के रूप में एसिटिलीन भी आपके सामने में बनकर आ सकता है। तो जब आप एल्काइल टेट्राहैलाइड की प्रतिक्रिया 2Zn के साथ करेंगे तब जो आपको प्रतिफल मिलेगा वो प्रतिफल आपका एल्काइन होगा। यहां से जिस कंपाउंड का विस्थापन होना है वो कंपाउंड बिल्कुल सेम होना है जिंक हैलाइड, लेकिन फर्क दोनों में इतना है कि ऊपर में जिंक हैलाइड जो विस्थापित हो रहा है उसमें मोलों की संख्या केवल 1 है। अच्छा इसके आगे में अगर कुछ नहीं है सर तो हम जानते हैं कि वहां पर 1 है, बेसिकली वहां पर 1 है। लेकिन अगर उसके नीचे में आप बढ़िया से देखेंगे तो यहाँ क्लियर कह रहा है कि जिंक हैलाइड के जो मोलों की संख्या वो हमारे पास 2 है, यानी विस्थापित जो होगा वो होगा 2 मोल का जिंक हैलाइड। सर हम इन दोनों में से कोई एक बनाते हैं और एक हम आपको एक HW के रूप में दे देंगे, तो आपको दूसरा HW के रूप में बनाना पड़ेगा। हम एक बना के दिखा रहे हैं पार्ट ए, आप बनाएंगे इसका पार्ट बी। आपके लिए HW रहेगा पार्ट बी। दोबारा हम बोल दें, आपके लिए HW रहेगा पार्ट बी, और जो इस वक्त हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं पार्ट ए, एल्काइल डाइहैलाइड। अब एल्काइल डाइहैलाइड हम कैसे लिख सकते हैं, है ना? तो इसको गौर से देखा जाए, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है C, फिर यहां पर है C, अब यहां पर आप कर दो सर जी Br, यहां पर भी आप कर दो Br, अब इस जगह पर आप कर दो H,
H H और फिर आप H। अब आप अगर देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि एल्काइल डाइहैलाइड। हम कैसे जानेंगे कि एल्काइल डाइहैलाइड? तो बेसिकली जब हम IUPAC नेमिंग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी एल्काइल के बारे में बताया जाता है। इस एल्काइल के बारे में बताया जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में उसका सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब डाइहैलाइड का मतलब होता है, हैलाइड का मतलब आप FCl Bri में से कुछ भी रख सकते थे, तो हम यहाँ पर सर जी Br को रख दिए। अब डाई आगे में लगा हुआ मतलब हैलाइड की संख्या 2 ठो होनी चाहिए, तो हम हैलाइड की संख्या 2 ठो रख दिए। सवाल उठता है कि क्या ये दोनों का दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर बैठा जा सकता है? इसका मतलब मेरा जो कहने का अर्थ है वो इस तरीके से, ये वाला जो ब्रोमीन है, क्या हम इस ब्रोमीन को इस कार्बन पर ही नहीं बिठा सकते? क्योंकि इसी कार्बन पर एक Br है, उसी कार्बन पर एक और Br को बिठा दीजिए, तक ये भी तो डाइहैलाइड हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर एक सवाल आएगा, क्या वो एल्कीन कभी बनकर दे पाएगा? इसलिए नहीं दे सकता है सर, क्योंकि एल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एडजस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये वाला Br को यहां रखे हो, ये वाला Br को भी अगर आप यहां रखेंगे, तो ये वाला दोनों Br अगर आप एक ही कार्बन के साथ रिलीज करोगे तो यहां पर डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड तभी फॉर्म करता है जब दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और देगा। जबकि अगर यहां से विस्थापित नहीं होगा तो एक ही कार्बन से अगर आप दोनों ब्रोमीन को हटाओगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आप कैसे बिठा सकते हैं? इसका मतलब यहां क्लियर हो जाता है कि ये वाला ब्रोमीन को हम यहां नहीं रख सकते हैं। मतलब साफ है कि एक कार्बन पर आप दोनों ब्रोमीन को कभी नहीं रख सकते। तो इस तरीके से आप कंपाउंड को बनाएंगे जो डाइहैलाइड है। डाइहैलाइड में ध्यान रखना होगा आपको इस बात का कि दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर होने चाहिए। दोनों हेलोजन यानी दोनों FCl Bri जो रखते हैं आप अलग अलग कार्बन पर होनी चाहिए। इसका अगर हम नेमिंग का बात करें सर जी, तो इसका हम नाम कैसे लिख सकते हैं वो आप देखें। तो चूंकि 2 ही कार्बन है तो आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो जब 1 2 पर अगर हम बढ़िया से देखेंगे तो 1 पर भी एक ब्रोमीन है, 2 पर भी एक ब्रोमीन है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 2, चूंकि 1 पर ब्रोमीन 2 पर ब्रोमीन, तो 1 2 के गो ब्रोमीन तो 2 गो ब्रोमीन, तो 2 ठो के लिए आप लिखेंगे सर जी डाई, उसके बाद आप लिखेंगे ब्रोमो, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 ठो ब्रोमीन को हम लोग डाई लिख सकते हैं। उसके बाद IUPAC नाम ब्रोमीन का ब्रोमो होता है। अब 2 कार्बन का नाम होता है सर ईथ। अब चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग जोड़ेंगे N। तो ऐसे स्थिति में इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 1 2 डाइब्रोमो ईथेन। दोबारा आप ध्यान से देखिए इसका नाम कैसे लिखा गया। नंबर ऑफ कार्बन मात्र कितने हैं? 2 हैं। आप इसको 1 मान रहे हो, इसको आप 2 मान रहे हो। 1 पर एक ब्रोमीन है, 2 पर एक ब्रोमीन है। नाम लिखने का तरीका क्या हो सकता है? तो 1 पर ब्रोमीन 2 पर ब्रोमीन, तो 1 2 कर दीजिए। कितने ब्रोमीन? तो डाइब्रोमीन। तो डाइब्रोमीन, ब्रोमीन का IUPAC नेमिंग होता है सर ब्रोमो। तो डाइब्रोमो, अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम ईथ। अब हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप जोड़ोगे N। तो ऐसे कंडीशन में इसका नाम बनता है 1 2 डाइब्रोमो ईथेन। अब इसका प्रतिक्रिया सर किससे कह रहा है? इसका प्रतिक्रिया कह रहा है जिंक के साथ कराने के लिए। आप इसको जिंक ले लीजिए। अब हम जानते हैं जिंक के साथ जब करवा रहे हैं तो उसको हीट भी कर रहे हैं, उसको गर्म भी कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था कि Zn के ऊपर चार्ज होता है +2 या 2+। हम जानते हैं कोई भी हेलोजन समूह, आप ग्रुप नंबर 17 के किसी भी एलिमेंट को देख लें, क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप नंबर 17 को ही हेलोजन कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 17 के किसी भी एलिमेंट्स को देख लीजिए, किसी भी तत्व को देख लीजिए, सभी के सभी तत्व -1 चार्ज शो करता है। मींस इस ब्रोमीन के ऊपर भी -1 चार्ज होगा, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होगा। तो ब्रोमीन के ऊपर -1। अच्छा, हम थोड़ा देर के लिए ऐसा काम करते हैं। अब ये नंबरिंग वाला जो सिस्टम है 2 वाला, इसको और ये 1 वाला भी इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। तो ब्रोमीन के ऊपर -1 और फिर ये वाला भी ब्रोमीन के ऊपर -1, और हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर जी 2- हो चुका है। नहीं, ये ब्रोमीन माइनस फिर माइनस, तो 2- हो चुका है। अब ये जिंक है आपका 2+। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरी तरह से यहां से आसानी से रिलीज हो सकता है। इसलिए रिलीज हो सकता है क्योंकि Zn के ऊपर 2+ है, Br पर -1 है, Br पर -1 है, तो ये -1 -2 और ये +2 आसानी से ये रिलीज हो सकता है। अब दिमाग लगाइए सर कि जब कार्बन और ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना था तब ये कार्बन कितना रखा था? सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन। यहां भी ये कार्बन कितना रखा था? सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये Br और ये Br ये Zn के साथ रिएक्शन करके यहां से रिलीज हुआ है, तब क्या ये बॉन्ड रहा होगा? नहीं रहा होगा, क्योंकि जब Br निकला होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर गया होगा। ठीक उसी प्रकार ये भी जब Br निकला होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकला होगा।
तो अब ऐसी सिचुएशन में ये बी आर बाहर गया, ये बी आर बाहर गया है, Zn के साथ रिएक्शन करके जब रिलीज हुआ, ये बॉन्ड अब टूट चुका है। हम कहा जानते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड होना चाहिए सर। तो 1 2 3 ही बॉन्ड बचा है, चूंकि अब तो ये बॉन्ड रहा नहीं, वो बॉन्ड तो अब टूट चुका है। सेम यहां पर भी 1 2 3 ही रहा है, ये बॉन्ड अब रहा नहीं है, वो भी टूट चुका है। लेकिन यहां चूंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो इस जगह पर एक और बॉन्ड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम ये कर सकते थे कि ये वाला Br को नीचे ले आइए, मीन्स यहां पर ले आइए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आइए, ये वाला इलेक्ट्रॉन को भी आप नीचे ले आइए। ऑलरेडी यहाँ पर पहले से एक सिंगल बॉन्ड है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ एक और बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो यहाँ टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 बॉन्ड हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, अब कुछ इस तरीके से H है, सिंगल बॉन्ड के साथ C है, लिख दिए आप, यहाँ H है, सिंगल बॉन्ड के साथ C हुआ, फिर नीचे में भी सिंगल बॉन्ड के साथ H है, तो आप नीचे में भी सिंगल बॉन्ड के साथ H लिख दो। अब सवाल उठता है यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। पहले से यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर जो बनेंगे वो बनेंगे डबल बॉन्ड, फिर इस जगह पर एक C आएगा। इस साइड H है, इस साइड H है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे H और यहाँ पर भी लिख दोगे आप H। अब यहाँ से जो रिलीज हो रहा है वो क्या रिलीज हो रहा है, तो Zn 1, Zn की संख्या 1 और Br की संख्या 2। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ZnBr2। अब ये जो प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है, इस प्रतिफल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा था कि एल्किन प्राप्त होगा, ये एल्किन प्राप्त हो चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्किन का जो क्रियाशील मूलक होता है वो डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या होता है, तो 2 कार्बन के लिए इसका नाम होता है इथ, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग जोड़ेंगे अंतिम में इन, तो इसका टोटल नाम बनेगा इथिन। अब अगर आप बढ़िया से देखें तो जो कह रहा था वही हम काम किए। शुरुआती में क्या होना चाहिए था, एल्काइल डाइहैलाइड, तो ये एल्काइल हुआ, डाइहैलाइड हो चुका है, जिंक के साथ रिएक्शन कराना था। ZnBr पूरी तरह से रिलीज हो गया था, एल्किन बनना था, जो एल्किन इथिन के रूप में प्राप्त हो चुका है। ZnX2 बाहर निकलना था, तो ZnX के जगह पर चूंकि हम यहाँ पे Br रखे हुए थे, तो Br2 बन के यहाँ से रिलीज हो चुका है। तो अब इस तरीके से ये फॉर्मेशन और ये मैकेनिज्म आप देख रहे हैं सर। उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप रिएक्शन नंबर 22 का अगर पार्ट ए एल्काइल डाइहैलाइड आप बना चुके हैं, हम आपको एक HW यहां से देते हैं कि आपको बनाना होगा एल्काइल टेट्राहैलाइड का। सवाल उठता है कि एल्काइल टेट्राहैलाइड कैसे लिख सकते हैं, तो हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। CC कर दीजिएगा, जाहिर है। अब टेट्राहैलाइड है तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर X रख दीजिएगा, यहाँ X रख दीजिएगा, यहाँ X रख दीजिए और यहाँ X। अब आप बढ़िया से देखोगे तो ये टेट्राहैलाइड बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अब यहां से आप 2Zn का प्रयोग करिएगा तो 2 Zn के ऊपर +4 हो जाएगा। अब 4 गो वहां पर भी हेलोजन हो गया तो -4 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।